को या आयोडोफार्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन बनता है। शिवम कुमार, विपिन कुमार कह रहे यूपी कैडेट का पेपर कब होगा? पेपर 25 जुलाई तक होने की संभावना है। आप सभी लोग अपनी पूरी तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। जितना भी पढ़ाया गया उसको डेली का डेली जो है रिवाइज करिए प्रॉपर तरीके से। तो क्लोरोफार्म को सिल्वर चूर्ण के साथ या आयोडोफार्म को सिल्वर चूर्ण के साथ या ब्रोमोफार्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होती है? एसिटिलीन प्राप्त होती है, ठीक है। एसिटिलीन प्राप्त होती है। अंकुश कुमार नमस्ते, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गया? आयोडोफार्म हो यहाँ पर या क्लोरोफार्म हो या ब्रोमोफार्म हो, उसको सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करोगे तो एसिटिलीन बनेगी। चलिए अगला पॉइंट 252 नंबर पॉइंट देखते हैं। 252 नंबर, सालू सालू सफेद वाला पंखा ले आया, बहुत तेज गर्मी है। सफेद वाला पंखा उठा लो। जल्दी आओ। ये जो टेबल है इसे यहाँ रख दो, ये को पंखा रख दो। कॉफी बनाएगा पहले। साइकिल में हवा होगी तो जाऊंगा, नहीं तो खोपड़ी में रख दे। साइकिल में हवा ना हुई तो रिक्शे से जाना है। कैसे? ऐसे में जाना है। अरे यार पाप 2000 रुपये भेज रहा है। काहे को? पहले कहता है 500 भेज दो, 500 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कहते 1000 भेज दो। 900 रुपये मुझसे लिए ना, 900 ले रहे। कहते हैं मैं 1500 भेज दे रहा हूँ, मैं तो इतने सारे रुपए, तो फिर कहते मैं 2000 भेज रहा हूँ, साहिल को भी रिचार्ज करके देने हैं। मेरे 900 है। हाँ ले लेना अपने 900 रुपये, 1000 में वो भी बचेंगे तो वो भी ले लेना बचेंगे। तो 1000 रुपये दे रहा, 1000 रुपये में क्या आएगा? तो काहे ढील वाली का लेना है, क्या आएगा? इसके लिए सिखा दीदी को जहाँ बुला रही हो। अब काहे तुम दीवार से चलोगे, क्या बाजार मुझको? ऐसी चुप्पी कटाई तुम्हें, ऑनलाइन मंगा लेते हैं। जाने कब से पहले भी इतना बड़ा चिट्ठा हो गया है। क्लास स्टार्ट हो गया तो 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप लोग कॉल ना करें, ठीक है। ध्यान दें, 2 से लेकर के 7 बजे तक, ठीक है। धोखा नहीं लागती। 2 से 7 के बीच आप लोग कॉल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय क्लास होती है, दिक्कत होती है। रोहित बीबीआर हरगोई, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर लोगों को जानना है फ्यूमेरिकम। कितने लोगों को फ्यूमेरिक अम्ल का सूत्र पता है? कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको विवेक सिरोही, ठीक है। यहाँ पर देखिए आवाज आ रही होगी, आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवाज क्लियर है सभी को? विवेक सिरोही आपको जो है अपने भाषा में इंग्लिश में नोट करना होगा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला फ्यूमेरिक एसिड,
फ्यूमेरिक एसिड, कितने विद्यार्थियों को फ्यूमेरिक एसिड पता है? संचित वर्मा ने भेजा है फ्यूमेरिक एसिड, बिल्कुल सही है। संचित वर्मा का बिल्कुल आंसर सही है, फ्यूमेरिक एसिड। देखो बच्चों C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पर होता COOH, और यहाँ पर बच्चों होता COOH, और यहाँ पर होता H, और यहाँ पर होता H। इसे कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये सूत्र किसका है? ये फ्यूमेरिक एसिड का सूत्र है। तो आप लोग नोट कर लें, दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड। अमन कुमार एक बार एप्लीकेशन बैक करके और फिर से वापस लाइव आइए, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। अमन कुमार रावत एक बार आप एप्लीकेशन को बंद करके फिर से ओपन करो, लाइव क्लास में जाओ, समस्या नहीं होगी, ठीक है, ध्यान दें। तो यहाँ पर बच्चों ये होता फ्यूमेरिक एसिड, सभी लोग नोट कर लें, दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर COOH, और यहाँ पर H, और यहाँ पर H। इसे कहते हैं फ्यूमेरिक अम्ल। सूत्र याद करें, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके बाद फ्यूमरेट आयन, देखो जैसे C डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर बच्चों COOH है ना, एक H प्लस गायब होगा तो माइनस बचेगा, और यहाँ पर COO माइनस, दिस इज नोन एज फ्यूमरेट आयन। इसको कहते हैं फ्यूमरेट आयन, क्योंकि यहाँ से H प्लस आयन निकलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के COOH ग्रुप से हाइड्रोजन आयन जाएगा, यहाँ पर माइनस छोड़कर चला जाएगा, यहाँ से H प्लस आयन जाएगा तो यहाँ माइनस आयन छोड़ के चला जाएगा। ये फ्यूमरेट आयन होता है, इसका नाम है फ्यूमरेट आयन। क्या नाम है? फ्यूमरेट आयन। दिस इज फ्यूमरेट आयन, इसको कहते हैं फ्यूमरेट आयन, याद रखना, ठीक है, फ्यूमरेट आयन। केशव शर्मा कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आ रही आवाज, आप अपना चेक करिए, ठीक है, आपने आवाज बंद कर रखा होगा ना। तो यहाँ पर ये फ्यूमरेट आयन है, कैसे बना? जो हमने बताया आपको, फ्यूमेरिक अम्ल, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है H, यहाँ पर है H, और ये बच्चों होता COOH, और ये होता COOH। यहाँ से H प्लस जाएगा, माइनस छोड़ के चला जाएगा, प्लस जाएगा, माइनस छोड़ के चला जाएगा, दोनों H प्लस आयन जब निकाल देंगे तो ये जो बचेगा इसे कहते हैं फ्यूमरेट आयन। इसे क्या बोलते हैं? इसे फ्यूमरेट आयन कहते हैं, ठीक है, इसे फ्यूमरेट आयन कहते हैं, ध्यान देना, दिस इज नोन एज फ्यूमरेट आयन। चलिए 254 नंबर पॉइंट, सारे पॉइंट बार बार लिख करके आपको याद करना है, फ्यूमरेट आयन है ये। अब जैसे आपसे कहें फ्यूमेरिक अम्ल का सूत्र, सॉरी पोटेशियम फ्यूमरेट का क्या सूत्र होगा? जैसे आपको पता चल गया कि भाई C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर COO माइनस, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर COO माइनस, इसको कहते हैं फ्यूमरेट आयन। क्या बोलते हैं? फ्यूमरेट आयन। और पोटेशियम नाम है, पोटेशियम पे जानते हुए एक प्लस होता है, एक प्लस होता है, तो जब ये प्लस और माइनस मिलेगा तो कट जाएगा, प्लस और माइनस मिलेगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पर COOK, यहाँ पर COOK, ओवरऑल जो फार्मूला बनेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर COOK, और यहाँ पर COOK, और यहाँ पर बच्चों H, यहाँ पर H। इसे कहते हैं पोटेशियम फ्यूमरेट, इसे कहते हैं पोटेशियम फ्यूमरेट कहते हैं। ये पोटेशियम फ्यूमरेट का सूत्र है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, इधर H, और उधर होगा COOK, ठीक है, बता दिया जाएगा। अभिषेक यादव किसी दिन बता देंगे, ठीक है, ठीक है, परेशान ना हो। तो पोटेशियम फ्यूमरेट होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट 255 नंबर पॉइंट, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, सारे सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। सोडियम फ्यूमरेट क्या है? जैसे फ्यूमरेट हमने बताया C डबल बॉन्ड C, COO माइनस, यहाँ पर भी COO माइनस,
यहाँ पर H, यहाँ पर H, ध्यान देना। और सोडियम फ्यूमरेट, यहाँ पर सोडियम लग जाएगा, पोटेशियम की जगह सोडियम आ जाएगा। ये सोडियम फ्यूमरेट का सूत्र हो गया। 255 नंबर पॉइंट ये है क्या? सोडियम फ्यूमरेट। ये क्या चीज है? सोडियम फ्यूमरेट है। ठीक है, आदर्श बेटा जो बहुत दिन बाद लाइव आ रहे हो, बीच बीच में आते हो, बीच बीच में नहीं आते हो, क्या बात है? रेगुलर क्लास करिए। ठीक है, ओके। यहाँ पर ये जो है सोडियम फ्यूमरेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 256 नंबर। 256 नंबर, 256 नंबर पॉइंट, 256 नंबर पॉइंट देखते हैं। ठीक है, 256 नंबर, सोडियम अथवा पोटेशियम फ्यूमरेट के, देखो चाहे सोडियम फ्यूमरेट ले लो चाहे पोटेशियम फ्यूमरेट ले लो, ध्यान दो। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है विद्यार्थियों, और अगर हम यहाँ पर COOK कर दें और यहाँ पर COOK कर दें तो इसको कहते हैं पोटेशियम फ्यूमरेट, इसको कहते हैं पोटेशियम फ्यूमरेट। और अगर यहाँ पर Na कर दें तो उसको कहते हैं सोडियम फ्यूमरेट। इसका अगर वैद्युत अपघटन करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए? इसका वैद्युत अपघटन करा दिया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया जाए, तो बच्चों यहाँ पर एसिटिलीन बन जाती है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है। अब इसकी दो रिएक्शन होती है, एक तो कैथोड पर, अच्छा इसी क्रिया को कोल्बे संश्लेषण कहते हैं। हमने बताया था वैद्युत अपघटनी विधि को कोल्बे संश्लेषण विधि कहते हैं। कोल्बे सिंथेसिस से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबका फॉर्मेशन हो सकता है कोल्बे सिंथेसिस से। ठीक है, एल्केन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, एल्कीन भी बन सकता है, एल्काइन भी बन सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे पोटेशियम फ्यूमरेट है, अगर कैथोड और एनोड की बात करें तो आपको अनुभव हो गया होगा, फ्यूमरेट आयन जब एनोड पर जाएगा, एनोड का मतलब प्लस पर जाएगा, तो वहां पर दो चीजें देगा। एक तो बच्चों एसिटिलीन देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH देगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन के साथ में, ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी। और कैथोड की बात करें, कैथोड पर मतलब माइनस वाले पर, कैथोड पर आपको पिछले एल्केन और एल्कीन में बताया था हाइड्रोजन गैस मिलती है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। समझिए बात कि नहीं? इतनी बात सबको समझ, जो पिछला जिन्होंने पढ़ा होगा उनको आ गया होगा। सोडियम अथवा पोटेशियम फ्यूमरेट के वैद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन प्राप्त होती है। कहां पर? एनोड पर। एसिटिलीन के साथ और क्या मिलेगा? कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड। कैथोड पर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। इस विधि को क्या कहते हैं? कोल्बे संश्लेषण कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, एनोड पर एसिटिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड, कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगा। इतनी बात सबको क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? सोडियम अथवा पोटेशियम फ्यूमरेट के वैद्युत अपघटन कराने से, कोल्बे संश्लेषण कराने से जो है एल्काइन बनेगी, एसिटिलीन यहां पर बनेगी। ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चले आगे। इतनी बात, ये रिएक्शन नोट कर लो सब लोग, ये रिएक्शन नोट कर लो। पिछला अगर याद है ऋतिक सिंह तो समझ जाओ ओके है। कैथोड पर हाइड्रोजन याद रखना, ठीक है, और एनोड पर एसिटिलीन बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल आपके सामने 257 नंबर। जब एसिटिलीन का, ध्यान दें कई बार पढ़ चुके हो, जब एसिटिलीन का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH का क्या कराया जाता है? बहुलकीकरण। ठीक है, मतलब पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तो क्या होता है? तो क्या बनता है? बेंजीन C6H6 बनता है। तो जब एसिटिलीन का बहुलकीकरण रक्त तप्त नली से प्रवाहित किया जाता है, कहने का मतलब जब एसिटिलीन को
रक्त तप्त नली से गुजारते हैं तो एसिटिलीन का बहुलकीकरण हो जाता है, पॉलीमराइजेशन, और उत्पाद के रूप में क्या मिलता है? बेंजीन मिल जाता है। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। समझ गए बात कि नहीं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद 258 नंबर पॉइंट है, आलोक उपाध्याय कह रहे हैं ये क्वेश्चन बीएचयू में है। बिल्कुल आता है, बीएचयू में भी आता है, यूपी कैडेट में भी आता है, सब में आता है। ठीक है, ध्यान दें सभी लोग। इसके बाद 258 नंबर पॉइंट देखेंगे, 258। अब जैसे देखो, एसिटिलीन का जब पॉलीमराइजेशन होता तो बेंजीन बनता है। एसिटिलीन का जब पॉलीमराइजेशन होता तो बेंजीन बनता है, मतलब एसिटिलीन का पॉलीमर क्या है? बेंजीन है। मतलब एसिटिलीन का बहुलक, यहां पर देखिए, एसिटिलीन का पॉलीमर को हिंदी में कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। पॉलीमर ऑफ एसिटिलीन इज बेंजीन। पॉलीमर ऑफ एसिटिलीन इज बेंजीन। एसिटिलीन का जो पॉलीमर होता है वो बेंजीन होता है। ठीक है, वो बेंजीन होता है। इसके बाद अगला सवाल है यहां पर, एसिटिलीन की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अगर एसिटिलीन है बच्चों यहां पर, ठीक है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर बच्चों यहां पर इसका हाइड्रोजनीकरण करा दें, अगर इसका हाइड्रोजनीकरण करा दें निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अगर इसका हाइड्रोजनीकरण करा दें किसकी उपस्थिति में, तो आप कहोगे किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। एसिटिलीन का अगर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करा दें, उत्प्रेरक कौन सा होता है? यहां जो लिखा है एसिटिलीन की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहां पर कहेंगे निकिल की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो पहले स्टेप में एक पाई बंध टूटेगा, यहां पर एक पाई बंध टूटेगा, ऐसा होगा, देखो CH डबल बॉन्ड CH बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH बनेगा, और एक पाई बंध टूटने से दो नए सिग्मा बंध बन जाएंगे, योगात्मक अभिक्रिया, और यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाएगा। इसका मतलब CH2 होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। आगे फिर क्या होगा? आगे फिर हाइड्रोजनीकरण होगा, H2 निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण जब होगा तो फिर से एक पाई बंध टूटेगा। जब एक पाई बंध टूटेगा, यहां पर जो CH, ठीक है, एक पाई बंध यहां टूट जाएगा CH, और नीचे H और ये H तो है ही। जब एक पाई बंध पुनः टूट जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया होगी, यहाँ दो नए सिग्मा बंध बन जाएंगे, यहाँ पर H लिख देंगे, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। इसको कहते हैं बच्चों C2H6, इसको कहते हैं C2H6, इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? इसको एथेन कहते हैं। क्लियर है सभी का? अब इसे क्या तो बेंजीन का सूत्र नहीं जानते हो, ये बेंजीन ये पॉलीमर है, ये एसिटिलीन का बहुलक है, ये एसिटिलीन का बहुलक है बेंजीन, ये एसिटिलीन का बहुलक है बेंजीन। ठीक है, ध्यान देना, एसिटिलीन होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये बेंजीन होता, पॉलीमर है ये किसका पॉलीमर है? बेंजीन एसिटिलीन का पॉलीमर है, ध्यान दो। ठीक है, तो देखो बच्चों, हाइड्रोजनीकरण कराया जाएगा, यहां पर एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? योगात्मक अभिक्रिया, पहली बार में एक पाई बंध टूटेगा, उसकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, दो हाइड्रोजन जोड़ दो, फिर दूसरा वाला भी पाई बंध टूट जाएगा, वहां दो सिग्मा बॉन्ड और बन जाएंगे, तो ओवरऑल फाइनली क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको क्या बोलते हैं? C2H6। अगर यही कहता मध्यवर्ती उत्पाद क्या होगा, तो मध्यवर्ती उत्पाद क्या होगा? एथिलीन। ये अंतिम उत्पाद क्या है? एथेन। लेकिन मध्यवर्ती उत्पाद क्या है? एथिलीन। अगर मध्यवर्ती पूछा जाता तो एथिलीन हो जाता, है ना। यहां पर अगर हम कहें वह मध्यवर्ती उत्पाद, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट,
इंटरमीडिएट मध्यवर्ती उत्पाद क्या होगा? तो आप कहोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन हो जाएगा। मध्यवर्ती उत्पाद एसिटिलीन की उत्प्रेरक निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराने पर फाइनल प्रोडक्ट तो एथेन होता है, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है वो एथिलीन होता है। इंटरमीडिएट, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। 259 नंबर पॉइंट, ये क्लियर है ना सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने, ये सारे प्रश्न है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो यूपी कैडेट में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। रोजी पटेल, कोशिश बेटा पूरी रहती है क्लास लेने की, है ना। कभी कभी एक आध दिन जो है नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि और भी क्लासेस चल रही होती है ना, और भी सब्जेक्ट को देखना होता है, कभी कभी नहीं हो पाता। वैसे कोशिश रहती, रेगुलर क्लास होती है हमारी, ठीक है। चलो भाई 260 नंबर पॉइंट देखिएगा। एसिटिलीन से एथिलीन काफी मात्रा में अगर प्राप्त करना है, एसिटिलीन से, है ना, एसिटिलीन से CH ट्रिपल बॉन्ड CH से अगर एथिलीन काफी मात्रा में प्राप्त करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आप लोगों को निकिल का उपयोग नहीं करना है। निकिल का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि निकिल का उपयोग करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है? एथेन बन जाता है, जिससे रिएक्शन एथिलीन के आगे बढ़े ही ना। मतलब जैसे यहां से अभी हम लोगों ने देखा था, जब यहां पर H2NI था, जब यहां H2NI था तो अंतिम उत्पाद यहां पर H2 जब NI था, H2NI था, यहां पर C2H6 अंतिम उत्पाद के रूप में मिल रहा था, है ना। पिछली रिएक्शन अभी आपने देखा, जब निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो उत्पाद क्या बन जाता है? एथेन। लेकिन ये रिएक्शन को हम ये चाहते हैं, हम सिर्फ एथिलीन बनाना चाहते हैं, भारी मात्रा में एथिलीन बनाना चाहते हैं, हम एथेन बनाना नहीं चाहते। मतलब हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे ये रिएक्शन यहां तक जाए और वो आगे ना बढ़े, मतलब ये इसमें ना बदले, एथेन में ना बदले। तो यहां पर बच्चों आपको इस जगह जहां पर आप निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति का उपयोग किए हो, वहां पर PDBSO4 का आपको उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। PDBSO4 का उपयोग करना पड़ेगा। पैलेडियम व बेरियम सल्फेट, इसका PD का मतलब होता है पैलेडियम, ये उत्प्रेरक होता है ना, ये उसको उत्प्रेरित करता है रिएक्शन को। लेकिन ये जो BaSO4 का काम है, BaSO4 एल्केन बनने से मना करता है कि एथेन में नहीं बदलेगा, ये एथिलीन में ही बदल जाएगा। तो एसिटिलीन एथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एसिटिलीन से एथिलीन भारी मात्रा में प्राप्त करना है, मतलब आगे का योगात्मक प्रोडक्ट जो एल्केन है उसको नहीं बनने देना है, तो आपको PDBSO4 का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। PDBSO4 का उपयोग करना पड़ेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया। पैलेडियम ये भी कैटालिस्ट होता है, ये भी उत्प्रेरक होता है, इसे कहते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। ये पूछा जा चुका यूपी कैडेट में, लिंडलार उत्प्रेरक कहते हैं, इसे कहते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज लिंडलार कैटालिस्ट, इसे लिंडलार कैटालिस्ट कहते हैं। PDBSO4 को लिंडलार कैटालिस्ट कहते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक कहा जाता है। तो पिछली वाली रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या अंतर है? यहां पर PDBSO4 का की उपस्थिति में जब PDBSO4 का यानी लिंडलार उत्प्रेरक का उपयोग करोगे तो एसिटिलीन एथिलीन में ही बदलेगा, आगे वाली स्टेप रुक जाएगी, मतलब एथेन नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति करोगे तो हाइड्रोजनीकरण के परिणाम स्वरूप अंतिम उत्पाद जो होगा वो एथेन बन जाएगा, अंतिम उत्पाद एथेन बन जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गया? तो ये लिंडलार उत्प्रेरक है, पूछा जा सकता है यूपी कैडेट में, लिंडलार उत्प्रेरक है PDBSO4। पैलेडियम BaSO4 को लिंडलार उत्प्रेरक कहते हैं। ये क्या करता है? एथिलीन को एथेन में बनने से रोकता है, एथिलीन को एथेन में बनने से रोकता है।
इसे लिंडलार उत्प्रेरक कहते हैं। सारे लोग याद रखें, एसिटिलीन से एथिलीन की काफी मात्रा प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजनीकरण में लिंडलार उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। पूछेंगे हम सभी लोगों से, ध्यान रखना किसी दिन या इस बार जब एग्जाम होगा, जब आपका टेस्ट होगा तो हम पूछेंगे लिंडलार कैटालिस्ट का काम क्या है। लिंडलार कैटालिस्ट क्या करता है, एसिटिलीन से एथिलीन काफी मात्रा में दे देता है। एथिलीन जो है एथेन में नहीं बदल पाता है, BaSO4 आगे की रिएक्शन को रोक देता है। ठीक है, BaSO4 का यही फंक्शन है। रट गया सबको? आलोक उपाध्याय कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कंटेंट है। कंटेंट जो है सब अच्छा पढ़ाया जा रहा है ना, बस आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, रेगुलर पढ़ने की जरूरत है बस। ठीक है, तो समझ गए पिछली रिएक्शन, हाइड्रोजनीकरण जब कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो एथिलीन तो बनेगा, एथिलीन तो बनेगा, लेकिन आगे जब निकल उत्प्रेरक होगा तो एथेन में बदल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं केवल एथिलीन बने, आगे की प्रक्रिया बंद हो जाए, रुक जाए, तो हमको लिंडलार कैटालिस्ट का उपयोग किया जाएगा, PDBaSO4, PDBaSO4 का उपयोग किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 261 नंबर पॉइंट, 261 नंबर पॉइंट सारे लोग देखिएगा। एसिटिलीन के हाइड्रोजनीकरण से, देखो इधर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका बच्चों हाइड्रोजनीकरण, जैसे क्लोरीनीकरण करा दें। हाइड्रोजनीकरण मतलब क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, ये करा दें। क्लोरीनीकरण कराएंगे तो अब देखो, पहले एक पाई बंध टूटेगा, एक पाई बंध टूटेगा विद्यार्थियों, एक पाई बंध टूटेगा, है ना। तो यहां पर देखो एक पाई बंध बचा रहेगा और एक पाई बंध टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। 2 सिग्मा बॉन्ड, एक Cl यहां पर, ये क्या हो जाएगा, डाई हैलाइड, इसको बोलते हैं डाई हैलाइड। देखो 2 बार क्लोरीन है, इसको बोलते हैं डाई हैलाइड। फिर क्लोरीनीकरण करा दो Cl2, फिर एक पाई बंध टूट जाएगा, फिर एक पाई बंध टूट जाएगा बच्चों, है ना। ये नीचे 2 Cl तो है ही है, 2 Cl तो है ही है, 2 नए सिग्मा बॉन्ड और बन जाएंगे, 2 नए सिग्मा बॉन्ड और बन जाएंगे। तो डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड, डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड का मतलब 4 हाइड्रोजन, डाई हैलाइड का मतलब 2 हाइड्रोजन, टेट्रा हैलाइड का मतलब 4 हाइड्रोजन। तो एसिटिलीन के हाइड्रोजनीकरण से क्या बनेगा, डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड मिलता है। डाई हैलाइड, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर देखिए एसिटिलीन का जब हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, जैसे क्लोरीनीकरण, तो एक पाई बंध टूटेगा, उसकी जगह 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में फिर एक पाई बंध टूट जाएगा, फिर सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये योगात्मक अपक्रिया होता है, योगात्मक अपक्रिया, इसे कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। ये योगशील यौगिक के रूप में डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड प्राप्त होता है। योगशील यौगिक के रूप में डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड प्राप्त होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 261 नंबर पॉइंट क्लियर है। हाँ, अब आगे देखो, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन मतलब H, हैलाइड मतलब X, हाइड्रोजन हैलाइड अम्लों HX, हाइड्रोजन हैलाइड अम्ल HX का मतलब है HF, HBr, है ना, HCl, HI। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इनको कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड एसिड। ठीक है, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड एसिड, हाइड्रोजन हैलाइड अम्ल, हाइड्रोजन हैलाइड अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड अम्ल, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड अम्ल कहते हैं। तो सामान्यतः इनको X लिख दिया, HX। एसिटिलीन से
ध्यान रखें, हाइड्रोजन हाइलाइड अम्लों में, हाइड्रोजन हाइलाइड अम्लों में, देखो ये हाइड्रोजन हाइलाइड अम्ल है, HF है, HBr है, HCl है, HI है, ठीक है, ये 4 अम्ल है, HF, HBr, HCl, HI। इनमें से एसिटिलीन से क्रिया करने वाला सबसे तेजी से क्रिया कौन करता है? एसिटिलीन से सबसे ज्यादा तेजी से क्रिया कौन करेगा? हाइड्रोजन हाइलाइड में कौन सा हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड अम्लों में से कौन सा हाइड्रोजन हाइलाइड एसिटिलीन से तीव्र गति से क्रिया करता है? उसका नाम है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या नाम है? सबसे अधिक Upajai.